नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत और हम लोग बात कर रहे थे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत जो लास्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा उसका अर्थ और आवश्यकता, मतलब कि उसका अर्थ क्या है, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का अर्थ क्या है, किस अर्थ में लेंगे हम लोग कि किसी भी जो भावनाएं हैं, विचार है, अनुभव है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना, यथाशीघ्र हम किसी भी रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि वो किस साधन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, सूचना और संप्रेषण के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अन्य जो इनके साधन होते हैं उनके माध्यम से हम लोग सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से हम लोग किसी भी स्थान पर बैठे हुए किसी भी स्थान की जानकारी शीघ्र यथाशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी के विचार है, भावना, किसी भी प्रकार के जो तथ्य होते हैं उनको हम कहीं भी बैठे हुए कहीं के भी तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से। फिर हमने आवश्यकता की बात करी, तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जब शैक्षिक प्रयोग किया जाए तो किन किन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक रूप से देखा हमने कि वो रीति रिवाजों के उल्लंघन न करे, इसकी भाषा सरल हो, बोधगम्य हो, ठीक है, मानसिक तौर पर बालक है, जो उनके विभिन्नता स्तर होते हैं उनके ध्यान में रखकर इनका उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे इसका अनुप्रयोग कि जो शैक्षिक तकनीकी है शिक्षा में उसका उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, और कितना सही सिद्ध है ये कि प्रयोग जो हो रहा है वो सही है भी नहीं है। तो पहले हम अनुप्रयोग की बात करते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग कहाँ तक सही है, किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है कक्षा शिक्षण में एकरूपता। कक्षा शिक्षण में एकरूपता के लिए सूचना एवं संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करने के बाद आज जो आधुनिक युग है इसके अंतर्गत जब इसका प्रयोग किया जा रहा है सूचना संप्रेषण का, तो कहीं पर भी किस प्रकार का शिक्षण हो रहा है उसका पता लगाया जा सकता है। दूसरी बात कि इस शिक्षण के द्वारा, मतलब कि जब कोई भी शिक्षण किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य कर रहा है तो जो टेक्निकल चीजें सिखाई जा रही है तो प्रत्येक कक्षा में किस प्रकार शिक्षण कराया जाए, तो वहां पर एक रूपता आ गई है। क्योंकि जब तकनीक का उपयोग करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति उसी तकनीक का अलग अलग तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस तकनीक, मान लो अगर कोई अध्यापक है वो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है तो प्रोजेक्टर को वो अलग तरह से थोड़ा प्ले करेगा, सभी का तरीका एक ही होगा उसको प्ले करने का, उसको चलाने का, और उसकी कार्यविधि जो भी होगी वो एक ही प्रकार की होगी। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की बात कर लेते हैं हम, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत भी जो प्रोग्राम हमारे भारत में चल रहे हैं वही कहीं और भी चल रहे होंगे, और यदि हम स्टेट लेवल की बात करें तो अलग अलग राज्यों में वही प्रोग्राम अलग अलग तरीके से नहीं चलेगा। प्रोग्राम का संचालन, मतलब कि जो कार्यक्रम है उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग पहले, मान लो अगर पढ़ाई की बात है तो पहले कोई अध्यापक है, विषयों की बात ले लें हम तो पहले गणित है, फिर विज्ञान है, फिर हिंदी पढ़ाई जा रही है, कहीं पर हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, ऐसे प्रकार। तो हम लोग जो मैनेजमेंट का जो कार्यक्रम है हमारा कि किस प्रकार हम कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार चलेगा, उसको जो टाइम टेबल है उसके लिए चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षण तकनीकी है उसके अंतर्गत फेरबदल नहीं हो सकता है। तो वहां हम बात करें कक्षा शिक्षण में एकरूपता, तो इन तकनीकों के माध्यम से कक्षा शिक्षण के अंतर्गत एकरूपता लाई गई है। इसके कारण ही जो अध्यापक है वो भले किसी भी कक्षा में पढ़ाए लेकिन वो शिक्षण का जो कार्य है वो एक ही प्रकार से चल रहा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से। दूसरा बिंदु है नवीन निष्कर्षों का ज्ञान। नवीन निष्कर्षों का ज्ञान। अब शिक्षण से संबंधित जो भी निष्कर्ष आए, कैसे निष्कर्ष कि भाई
बात है कि जब नवीन किसी भी तकनीक का उपयोग किया जाता है, उससे संबंधित जो निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष किसके माध्यम से निकलते हैं? तो वो निकलते हैं अनुसंधान के माध्यम से। तो अनुसंधानों के माध्यम से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, तो उससे नई तकनीकी के नवीन जो तकनीक है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो नवीन निष्कर्षों का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो रहा है कि कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, शिक्षण से संबंधित है, शिक्षण विधियों से संबंधित है, किसी सब्जेक्ट के जो टॉपिक है, टॉपिक को किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित है। तो शिक्षण का जो भी कार्य है उससे संबंधित जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, निष्कर्ष कब प्राप्त होंगे? जब इस कार्य को करके देखा गया हो और करके देखने के बावजूद भी उस पर रिसर्च की गई हो, अनुसंधान किए जाते हैं, तभी हमें ज्ञात होता है कि कौन सी चीज कहाँ तक सही सिद्ध है। तो उन नवीन निष्कर्षों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सूचना और संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से। मतलब कि हम कहें कि हमारे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी सूचनाएं हैं, उनका जो नवीन ज्ञान हमें प्राप्त करना है, नवीन निष्कर्षों की बात हम करते हैं, तो वो हमें सूचना संप्रेषण के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों में, शिक्षण सूत्रों में एक रूपता। शिक्षण सूत्रों में एक रूपता, तो तकनीकी के माध्यम से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि कहाँ भाई, एक तो ये होता था कि किताबी है, किताबी ज्ञान, किताब से ज्ञान जब दिया जाता था तो एक अध्यापक है उसी के माध्यम से उस ज्ञान को देता था। आजकल जो टेक्निकों के माध्यम से अध्यापक उन किताबों को तो देखता ही है, इसके अलावा भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, कोई भी अगर सुविधा है उससे उस टॉपिक को और सर्च मारता है, जिससे कि उसे बाहर की ज्ञान में की जो जानकारी है उसे प्राप्त होती है। फिर वो क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण सूत्रों में एकरूपता किस प्रकार आएगी कि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा कि जो सबसे प्रभावपूर्ण शिक्षण सूत्र है उनका ही प्रयोग करेगा कक्षा में, जिससे कि जो उसका शिक्षण कार्य है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण, बच्चे उसमें रुचि ले, इस प्रकार का हो। तो अगर शिक्षण सूत्रों की हम बात करें तो तकनीकी के माध्यम से सभी को, दूर बैठे व्यक्ति को भी हम जानकारी दे सकते हैं कि उपरोक्त विषय अनुसार आपको, मान लो अगर सरकार है तब सिलेबस है वो तो पहले ही बन जाता है, लेकिन उससे संबंधित जो कुछ फेरबदल करना होता है या उससे संबंधित कुछ जानकारी देनी होती है, तो आजकल ऑनलाइन एक पत्र भेज दिया जाता है या फिर ऑनलाइन कोई जो ऐप होती है उसको भेज दिया जाता है, जिसके आधार पर एक अध्यापक है वो अपने यहाँ जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें भी बदलाव कर लेते हैं। तो यही है कि जो सूचना संप्रेषण तकनीकी है उसके माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में एक रूपता लाई जा सकती है शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत। कि शिक्षण सूत्र किस विद्यालय में, सब विद्यालय अलग अलग तरह से न पढ़ाए, इसके लिए भी अगर सूचना और संप्रेषण तकनीकी है उसके माध्यम से ये बता दिया जाता है कि किस प्रकार आपको किन सूत्रों का उपयोग इन विषयों को पढ़ाने के अंतर्गत करना है। तो एक रूपता हम सूचना संप्रेषण तकनीक के माध्यम से ला सकते हैं। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में अनुप्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसका एक रूप कौन सा है कि हम जब शिक्षा में इसका उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो तकनीकी जैसे प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, पीपीटी है, जिनके माध्यम से हम लोग शिक्षण का कार्य करवाते हैं, जिनको हम टीचिंग एड कहते हैं। टीचिंग एड के माध्यम से या फिर जो तकनीकों के माध्यम से हम लोग जब अपने शिक्षा में नवीनता लाते हैं या फिर शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जिन अधिगम सामग्री का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? वो भी सूचना या संप्रेषण तकनीकी ही है। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो शिक्षण में सहायता प्रदान करे या शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाए, ये उसके रूप में भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अनुप्रयोग में लाई जाती है। तो
शिक्षण उपकरणों का ज्ञान। अब नई नई तकनीकें जब आ रही है तो उनके जो उपकरण हैं भाई पढ़ाना तो है। अगर मान लो अगर प्रोजेक्टर की बात हम लोग करते हैं शिक्षण के अंतर्गत, प्रोजेक्टर है विद्यालय में उपलब्ध भी है, लेकिन उससे संबंधित जो जानकारियां हैं अध्यापक को नहीं है, तो अध्यापक क्या उस प्रोजेक्टर के माध्यम से बातों को पढ़ा पाएगा? तो नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन यदि सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए अध्यापक उन्हें पढ़ा सकता है। कैसे कि भाई प्रोजेक्ट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो बहुत सारे वीडियो है वो हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से देख सकते हैं हम लोग कि किस प्रकार उस प्रोजेक्ट को प्ले किया जाता है, किस प्रकार हम अपने मैटर को उसमें ट्रांसफर करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां हम लोग किसके माध्यम से? सूचना और संप्रेषण के माध्यम से सीख सकते हैं पहले, और फिर हमारे शिक्षण में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही बात है, शिक्षण उपकरणों का ज्ञान भी जो शिक्षण में हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भाषा प्रयोगशाला है, इसके अलावा भी अगर हम टैप रिकॉर्डर है, रेडियो है, किसी का भी प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जो हाल की जो जनरेशन है उनको रेडियो टैप रिकॉर्डर के बारे में बहुत ही कम जानकारी, केवल उन्होंने किताबों में उसको देखा है, प्ले होते बहुत ही कम बच्चों ने देखा है। तो यदि हम बात करें कि शिक्षण उपकरण, तो शिक्षण उपकरणों के अंतर्गत जिस शिक्षण उपकरण के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है, यदि अगर अध्यापक को वो उपकरणों का ज्ञान नहीं प्राप्त है तो अध्यापक उसे सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से उनका ज्ञान प्राप्त करते हुए अपना शिक्षण कार्य करवा सकता है, या अपने कहें कि उपकरणों का ज्ञान उसे इनके माध्यम से प्राप्त हो सकता है शिक्षण से संबंधित। फिर अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी भी अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चों का ध्यान कक्षा में नहीं होता है, या फिर कुछ समय के लिए वो उनका ध्यान अलग हो जाता है। तो उस स्थिति में यदि बालकों को अगर जानकारी जो दी गई है उसके बारे में अगर बालक है वो भी बच्चे भी सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। यानी कि कोई चीज है, अगर मान लो अध्यापक है टैप रिकॉर्डर के बारे में बता रहा है, रेडियो के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, क्योंकि अगर पढ़ाने से पूर्व बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। यदि आप लाते ही उसके साथ में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन उससे संबंधित आपको जानकारियां प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो वो जानकारी अगर बच्चों ने उस समय नहीं भी सुनी है तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से भी वो इन उपकरणों की जानकारी बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक को तो कक्षा में उस उपकरण का उपयोग करने से पूर्व ही जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो पूर्व में ही सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से वो जानकारियां प्राप्त कर लेगा, और बालक है वो बाद में भी इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। अब जो नवीन जानकारी, नवीन सिद्धांत बने, पहले तो क्या होता था कि जब कोई भी नए सिद्धांत वगैरह होते थे तो आगामी वर्ष से उन्हें लागू किया जाता था, क्योंकि जब अगर मिड सेशन में अगर कोई सिद्धांतों को हमें लागू करना है तो प्रत्येक स्थान तक वो नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन सूचना और संप्रेषण तकनीकी एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी सूचना को हम प्रेषित कर सकते हैं। तो वही बात है, नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग जब जरूरत महसूस की जाती है तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी नवीन सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। यदि मिड सेशन में अगर ऐसी चीजें आती है तब मतलब कि जो सत्र चल रहा है उसके मध्य में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ परिवर्तन किए जाते हैं सिद्धांतों के अंतर्गत, तब ऐसी सूचनाएं शीघ्र यथाशीघ्र मेल द्वारा या फिर किसी भी या तो मेल द्वारा या फिर कोई भी जानकारी के लिए मतलब कि कोई एक मीटिंग के द्वारा किसी भी तरह से वो मीटिंग आयोजित करके वो जानकारी भेज दी जाती है, जिससे कि उसी समय वो जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के पास, मतलब कि हम यहाँ विद्यालयों की बात करेंगे तो प्रत्येक विद्यालयों तक पहुँच जाती है और विद्यालय है वो नवीन सिद्धांतों का प्रयोग करने लग जाता है। इसके अलावा जो नवीन सिद्धांत आए हैं हमें आगामी वर्ष में किस प्रकार उनका प्रयोग करना है तो वो जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है।
सारी जानकारियां हैं वो इंटरनेट पर हमें जो विभिन्न वेबसाइट है उनके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनका उपयोग हम हमारे यहाँ भी प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट बिंदु है नवीन सूचनाओं का ज्ञान। नवीन सूचनाओं का ज्ञान। सूचना और संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, प्रधानाचार्यों को, सभी को और जो भी मानवीय संसाधन है उन्हें सभी को जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, भाई हो सकती है शिक्षा से संबंधित सूचनाएं हो सकती है, खेल को संबंधित सूचनाएं हो सकती है, किसी भी प्रकार की सूचनाएं हैं, क्योंकि वर्ष के अंतर्गत जो कार्यक्रम जो हम बोलते हैं शिविरा पूर्व में ही निर्धारित कर दी जाती है। फिर उसके बाद अगर कोई बदलाव होता है तो वो किया जाता है जिससे जिसकी सूचना है उसे सूचना और संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से भेज दिया जाता है। अब हम यहाँ पर किस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं तो कंप्यूटर है, लैपटॉप वगैरह है जो विद्यालयों में उपलब्ध है उसकी प्रयोग हम लोग करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से उसे आपस में प्रेषित कर दिया जाता है। तो वही बात है कि नवीन सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है इनके माध्यम से, भले फिर वो खेलकूद की हो, परीक्षा संबंधी कोई सूचना हो, शैक्षिक निष्पत्ति संबंधी सूचना हो, मेरिट संबंधी सूचना हो, शिक्षण विषय में कुछ फेरबदल करना है उससे संबंधित सूचना हो, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई सूचनाएं हैं, किसी भी प्रकार की सूचनाएं हैं तो उन सूचनाओं को शीघ्र यथाशीघ्र अपने मतलब कि विद्यालयों तक पहुंचाने का कार्य सूचना और संप्रेषण तकनीकी करती है। अगला बिंदु है उच्च अधिगम स्तर। उच्च अधिगम स्तर। अब जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसका जो अधिगम स्तर है वो उच्च माना जाता है, क्योंकि बहुत से अनुसंधान वगैरह हुआ है उसमें ज्ञात हुआ है कि एक तो बालक को जो कक्षा के अंतर्गत केवल जो ज्ञान किताबों से दिया जाता है वो उसकी अपेक्षा यदि बालकों को विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन नई तकनीकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो प्रभावपूर्ण शिक्षण होता है। तो वही बात है कि जब बालक उस पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, उस शिक्षण कार्य जो हो रहा है उसके अंतर्गत वो रुचि उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो बालकों का जो अधिगम स्तर है वो उच्च हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों की यदि हम बात करें तो छोटा बच्चा आज के जो जनरेशन है उसमें मोबाइल में से ही वो गिनती पहाड़े हैं, स्वर व्यंजनी वर्णमाला का ज्ञान है, अल्फाबेट्स वगैरह है, कैपिटल स्मॉल लेटर वगैरह जो भी है सभी का ज्ञान आज मोबाइल से ही प्राप्त कर लेता है। तो ये भी तकनीक है, तकनीक के माध्यम से क्या कर रहा है बालक घर पे ही उन चीजों को तो सीख लेता है। जब वो विद्यालय आता है तब उसे उसी पूरी चीजों को प्रोजेक्टर द्वारा विभिन्न और भी बहुत सारी जो तकनीक है उनके माध्यम से भी बालकों को पढ़ाया जाता है, नवीन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो बालक क्या करते हैं उसमें रुचि लेते हैं और उनका प्रत्येक अगर क्योंकि हम औसत की बात करेंगे, केवल एक होशियार बालक या एक मंदबुद्धि बालक की बात नहीं करेंगे, जो कक्षा का जो औसत हो उसकी बात करें तो औसत ही अधिगम स्तर है वो उच्च हो जाता है। किससे? जब तकनीकों का उपयोग शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है अनुसंधान को प्रोत्साहन। अनुसंधान को प्रोत्साहन। अनुसंधान को प्रोत्साहन कैसे? अनुसंधान को प्रोत्साहन, भाई रिसर्च होती है तो रिसर्च की जानकारी मतलब कोई भी अनुसंधान होते हैं उनकी जानकारी सभी व्यक्तियों के पास सूचना और संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से पहुंच जाती है कि इस क्षेत्र में इतने अनुसंधान हो रहे हैं। अनुसंधान होने से उनके बारे में पूरी जानकारी छपती है, उनको हर जगह प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रोत्साहन उस वही प्रोत्साहन को व्यक्ति है वो मोटिवेशन समझ लेता है और फिर स्वयं भी अनुसंधान करने का प्रयास करता है। मतलब कि जहां 1, 2, 3 अनुसंधान हो रहे थे, आज विश्व में बहुत ज्यादा अनुसंधान हो रहे हैं। एक ही टॉपिक पर बहुत सारे अनुसंधान होते हैं। ये अनुसंधान किस प्रकार बढ़ रहे हैं और इसका बढ़ने का
फैल चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अनुसंधान से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो जाती है तो वो घर बैठे ही उससे संबंधित डेटा है उसको कलेक्ट कर लेता है और उससे संबंधित जो अपनी उद्देश्य है, परिकल्पना है, उनका निर्माण कर अपनी रिसर्च कर लेता है। तो अनुसंधानों को प्रोत्साहन मिला है, जो अनुसंधान है उनको बढ़ावा मिल रहा है सूचना और संप्रेषण तकनीकी से। अब अनुसंधान का हमारी शिक्षा में क्या प्रयोग है, क्यों किया जाता है? तो यदि कोई भी अगर पाठ्यक्रम की यदि हम बात लें तो पाठ्यक्रम सरल है या कठिन है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में हमें कैसे प्राप्त करेगा? क्या प्रत्येक बच्चे से पूछा जाए कि ये पाठ्यक्रम सरल है या कठिन है? तो नहीं। क्या अध्यापक से पूछा जाए? तो अब इस प्रकार की जानकारी हमें विस्तृत रूप से प्राप्त करके उसको एक ओवरऑल औसत निकाला जाता है, जिससे कि ज्ञात हो जाए कि उपरोक्त जो पाठ्यक्रम है कक्षा इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। इससे संबंधित जो डेटा का है क्वेश्चन भी बनेगी या फिर कोई साक्षात्कार भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की जो जिस प्रकार का एनालिसिस अध्यापक करना चाहता है या फिर जो भी है शोधकर्ता करना चाहता है वो अपने अनुसार वो शोध करता है, जिससे कि हमें बहुत बड़ा डेटा मिल जाता है कि ये जो पाठ्यक्रम बनाया है वो किस प्रकार बच्चों के लिए कठिन है या सरल है। उसकी जानकारी किससे प्राप्त हो रही है? अनुसंधान से। क्योंकि कक्षा में तो हम ज़्यादा 40 बच्चों की व्यूज ले सकते हैं। अगर विद्यालय की बात करें तो 30-35 अध्यापकों के व्यू ले सकते हैं अध्यापकों के। तो यदि क्या इन्हीं के आधार पर, एक विद्यालय के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उपरोक्त पाठ्यक्रम उपरोक्त कक्षा के लिए कठिन या सरल है? तो नहीं। तो इसीलिए जब अनुसंधान किए जाते हैं उससे ज्ञात होता है किसी भी मैटर में हमने टॉपिक के बारे में बताया कि आपको एक एरिया लिया कि भी पाठ्यक्रम की बात लेकर वो कठिन है या सरल है उसकी बात ली। वैसे ही शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक पाठ के बारे में भी अनुसंधान होते हैं, विषय से संबंधित अनुसंधान होते हैं। हाल ही में नई शिक्षा नीति है ये 2020 जो उसमें भी बहुत सारे वो अनुसंधान पहले किए गए होंगे तभी तो जरूरत महसूस की गई और फिर उसमें बदलाव लाया गया ना। तो अनुसंधान है वो शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। शिक्षण से संबंधित जो सहायक सामग्रियों के बारे में हो सकते हैं, किताबों के बारे में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के अनुसंधान हो सकते हैं। अब इन अनुसंधानों को प्रोत्साहन किससे मिलता है? तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वो माध्यम है जिसके माध्यम से जो अनुसंधान से संबंधित जो सूचना है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है और व्यक्ति उनसे संबंधित जो प्रोत्साहन राशि मिलती है या फिर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं उससे प्रोत्साहित होकर वो भी रिसर्च करते हैं। तो इस प्रकार ये अनुसंधान है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है और किससे? सूचना संप्रेषण तकनीकी से। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बालकों का कक्षा शिक्षण। अब विशेष आवश्यकता वाले बालकों का कक्षा शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान में जो आज किसी भी बालक को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से नहीं रोका जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं इसके अंतर्गत कोई भी मंदबुद्धि बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है या फिर कोई विकलांगता से ग्रसित बालक हो सकता है। तो विशेष आवश्यकता के अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के बालकों को लेते हैं। तो एक कक्षा में एक जो कक्षा है उसके अंतर्गत यदि सभी प्रकार के बालक हैं तो अध्यापक उनको शिक्षण किस प्रकार कराए? तो तकनीकी के माध्यम से वो यथाशीघ्र ज्ञात कर लेता है कि यदि मेरी कक्षा में ये समस्या आ रही है वो इंटरनेट पर डालकर उससे संबंधित शोधों को देख सकता है, वो उनके व्यूज वगैरह ले सकता है वो, या फिर उससे संबंधित कोई लेख को पढ़कर उसकी जानकारी ले सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मतलब कि वीडियोस वगैरह भी मिल जाते हैं उसे कि जिसके माध्यम से वो समझ लेता है कि मुझे अपनी कक्षा में किस प्रकार शिक्षण कराना है। तो इन तकनीकों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बालकों की कक्षा में शिक्षण कार्य भी किया जा सकता है इन तकनीकों के द्वारा। नेक्स्ट है, लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक
शिक्षण में अनुप्रयोग। अब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि बालकों ने कहाँ तक सीखा है और कितना सीखा है, अब उन्हें कितना सीखना बाकी है। तो यदि पहले तो ये पता लगाया जा सकता है कि बालकों ने कहाँ तक सीखा है। अब ठीक है, कहाँ तक सीखा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए हम उनका उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार करेंगे कि हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि बालकों ने किस रूप में सीखा है, कितना सीखा है, और फिर हम उसका उपचारात्मक शिक्षण कर लेते हैं। तो इनसे संबंधित बहुत सारे टेस्ट भी बने हुए होते हैं जिससे कि हम लोग बालकों का जो जितना बालकों ने शिक्षण किया है उसकी जानकारी हम लोग इन तकनीकों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण किसी का पता लगाने के बाद, किसी चीज का पता लगाने के बाद उसका उपचार करना, ठीक है, क्यों नहीं सीख पा रहा है बालक, तो ये सारी चीजें हम बच्चों के जो टेस्ट होते हैं, जो मनोविज्ञान से संबंधित टेस्ट है, उनके माध्यम से हम लोग पता लगाते हुए अब ये मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो जो सूचना संप्रेषण तकनीकी है उनके माध्यम से हम लोग ज्ञान कर सकते हैं कि हमारे कक्षा में ये सारी समस्याएं आ रही है, अब इसका निवारण हमें करना है, इसका उपचार करना है, तो हम किस प्रकार करें। तो अगर यदि हम इन तकनीकों का उपयोग करते हुए अनुप्रयोग जो हम करेंगे इन तकनीकों का, तो हमें ज्ञात होगा कि जब ये उपरोक्त समस्या आए तो हमें उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार कराना है। मतलब कि हमें पढ़ाई तो करानी है, बच्चे को पढ़ाना तो है ही, ऐसे नहीं कि हमें समस्या उत्पन्न हुई तो हमने उसे पढ़ाना ही बंद कर दिया, नहीं, हमें शिक्षण तो करवाना है। उस समस्याओं को साथ लेते चलते हुए धीरे धीरे उस समस्याओं को हटाना है। तो किस प्रकार हटाना है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार पढ़ाना है, तो इससे संबंधित जानकारी अभी हम लोग इंटरनेट है, इंटरनेट वगैरह है, बहुत सारी वेबसाइट है, उनके माध्यम से प्राप्त करते हुए हम कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करवा सकते हैं। तो ये निम्न जो बिंदु हमने देखे उसके माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है उसका शिक्षा में बहुत ही प्रयोग हो रहा है। हाल में अगर वर्तमान में देखें तो टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बच्चों को भी जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है वो इन्हीं पर आधारित है। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनको तो यदि अगर शिक्षा को हम केवल किताबी ज्ञान बच्चों को देंगे तो बच्चे नहीं समझते हैं, तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए भी हमें बहुत सारी खेल विधियां वगैरह है, तो उसका सारा ज्ञान हमें इन तकनीकों के माध्यम से मिलता है। और अंत में आपको गृह कार्य प्रश्न, गृह कार्य प्रश्न के रूप में आप लिखेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में अनुप्रयोग किस प्रकार है, किस प्रकार होता है, समझाइए। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से आज हम लोगों ने जिन बिंदुओं की बात करी उन्हें समझाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, यदि सार्वजनिक स्थलों पर आप जाते हैं तो हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।